हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। डेली आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे डे 3 के क्वेश्चंस। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डेली 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और भेज देते हैं इवैल्यूएशन के लिए और साथ ही साथ में मॉडल आंसर्स के लिए। इस प्रोग्राम में इवैल्यूएशन होती है, पर्सनल फीडबैक रहती है और मॉडल आंसर्स रहते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन क्लिक करके 599 पर मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर विजिट करके recognitionIAS.in पर जा करके आप वहां से भी मेंबरशिप इनरोल कर सकते हैं। डिस्कस करना जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ मेगालिथ इन हिस्ट्री। अब हमें पता है कि जो हमारे पास में हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से हम लोग मेगालिथ को भी स्टडी करते हैं। मेगालिथ का मतलब होता है जहां पर एक बड़ा पत्थर होता है। कई तरीके के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। कई तरीके के स्ट्रक्चर में जैसे हमें एक जगह पर मान लेते हैं कहीं डेड बॉडी है, यानी जो ह्यूमन स्केलेटन है, उस ह्यूमन स्केलेटन के लिए मान लेते हैं कि इस तरीके का गड्ढा किया गया और गड्ढे पर फिर अल्टीमेटली हमें पत्थर रख दिया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कौन था या फिर किस लिए इसको दफनाया गया है। कई बार हमें अलग अलग तरीके के मेगालिथ और मिले हैं कि इसके चारों ओर में सर्कुलर ऐसा पत्थर रख दिया गया है और फिर उसके बाद से एक गड्ढा बना करके फिर इसके अंदर में ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको रख दिया गया है। ये जो हमें मेगालिथ होते हैं वो कई तरीके से हिस्ट्री को, मतलब उस एरिया के ऐतिहासिक साक्ष्य को जानने में काफ़ी योगदान देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में मेनली यही चीज़ थी। एक बार जरा क्विकली इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें हम लोग, सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप यहां पर बता सकते हैं कि जो हमारे पास में हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे पास में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें कई तरीके से देखने को मिल जाती हैं। एक होती है जो आर्कियोलॉजिकल, दिस इज आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, जहां पर हमें कुछ ना कुछ एक्सकेवेटेड मटेरियल मिल जाता है। इस एक्सकेवेटेड मटेरियल में साइट की लोकेशन हो सकती है, टूल्स हो सकती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा होता है जहां पर हमें कुछ रिटन फैक्ट मिल जाते हैं, कोई हमारे पास में रिटन एलिमेंट मिल जाते हैं। ये रिटन एलिमेंट चाहे तो आपके पेपर पे मिल सकते हैं, या फिर आपके पत्ते पर मिल सकते हैं, या फिर आपके अलग से जो शिलालेख वगैरह बनाए जाते हैं, यानी जो रॉक एडिक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा मेगालिथ होता है वो एक तरीके की आर्कियोलॉजिकल साइट का ही एग्जाम्पल होता है, जहां पर हमें हिस्टोरिकल, मतलब किसी एरिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। अब यहां पर आप चाहे तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके दिखा सकते हैं मेगालिथ को लेकर के। सो दिस इज मेगालिथ। सबसे पहले आप ये बता दीजिए मेगालिथ का स्ट्रक्चर क्या है। तो मेगालिथ अपने आप में क्या है? मेगालिथ अपने आप में एक बड़ा पत्थर होता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ बोल्डर टू रिप्रेजेंट द बॉडी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, उसको शो करने के लिए होता है, वहां पर उसका एड्रेस, नाम, पता जो भी लिखना होता है वो लिख दिया जाता है। ये जो मेगालिथ्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताते हैं कि जो बॉडी इसके अंदर में है वो किस क्लास का था, वेदर ही वॉज अ रिच पर्सन या फिर पुअर पर्सन। तो हमें यहाँ से उसके इकोनॉमिक क्लास के बारे में भी पता चलता है। सॉरी, तीसरी जो चीज़ यहाँ पर हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है वो किस फैमिली का था। फैमिली के कहने का मतलब ये हो गया, कई बार हमें इसके अंदर में गड्ढे मिले हुए हैं, गड्ढे मतलब के अंदर में हमें होल्स देखने को मिले हैं। अब इस होल से हमें यह पता चलता है कि शायद यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के ही लोगों को दफन किया गया होगा। तो फैमिली के भी हमें रीन पता चल जाती है, यहाँ पर फैमिली रीन। चौथी चीज़ हमें यह पता चल जाएगा कि ये रीबर्थ में विश्वास करते थे। दिस इज रीबर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन स्केलेटन वगैरह थे उनके साथ में ग्रेनरीज, उनके साथ में जो पशु हैं, यानी कि जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल रहा होगा वो, जेम्स एंड ज्वेल्स हो गए, फिर उसके बाद से कुछ टूल्स वगैरह भी रखे गए थे। तो इससे ये पता लग जाता है कि हो सकता है ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते रहे होंगे। एक तो ये चीज़। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमें मतलब नर समाधान भी मिले हैं, मतलब कि जो हमारे मेल बॉडीज़ है केवल वो भी मिले हैं और फीमेल बॉडीज़ भी मिली है। तो यहाँ पर हमें सती सिस्टम भी होने का प्रमाण मिल जाता है, कई बार ये दोनों को एक साथ हो सकता है बरी किया गया होगा।
तो कई सारे हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं मेगालिथ को लेकर के। कुछ यहाँ पर साइट्स का नाम आप लिख सकते हैं। साइट्स के नाम में जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं, हालांकि कई सारे तो पाकिस्तान की साइट है, बट इंडिया की साइट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी कश्मीर की साइट है, कश्मीर की साइट में आप बता सकते हैं गुफ कराल का नाम, दिस इज गुफ कराल का नाम, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि एमपी में कई सारी साइट्स हैं, जैसे आदमगढ़ हो गया, बागौर हो गया, ये भी नाम आप चाहे तो बता सकते हैं। फिर इसी तरीके से इनाम गांव का आप बता सकते हैं, इनाम गांव यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। तो कई सारे साइट हमें देखने को मिल जाती हैं जो आप बता सकते हैं। इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पर आप कंक्लूड जब आप करेंगे तो कंक्लूजन में आपको ये लिखना होगा कि हमारे पास में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं दिस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द हिस्टोरिकल पास्ट ऑफ दैट एरिया। उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ एक हिस्टोरिकल पास्ट हमें बता देते हैं। बाकी इसके अलावा हम लोग उसकी और खोज करते हैं, हिस्टोरियंस उस चीज़ को देखते हैं, उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं और उसको बाकी सभ्यताओं के साथ में लिंक करके एक बार चेक करते हैं कि आखिर में वो सभ्यता किस तरीके से सस्टेन की रही होगी या फिर वो सभ्यता किस तरीके से चल रही होगी। तो कंक्लूजन में फाइनली ये बोल सकते हैं मेगालिथ्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन द हिस्टोरिकल research of a particular area, and with the help of the megalith study we have come to know about the historical past of many historical sites like इनाम गांव, गुफ कराल, ठीक है। बहुत सारी ऐसे साइट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये आप फाइनली कंक्लूड कर देंगे। आई थिंक दिस वुड बी द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास में सबसे आसान सा ही एक सवाल बन जा रहा होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेंजिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आफ्टर ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड के बाद से आपको बताना है कि जो राजनीतिक दशा थी वो किस तरीके से बदलती गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक बार जरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी जो अपने आप में थी, ये ऋग्वेदिक सोसाइटी ये हमारी रूरल सोसाइटी हुआ करती थी। दिस वॉज रूरल सोसाइटी। अब इस रूरल सोसाइटी में हमारे पास में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, मेनली यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी क्या चीज़? राजा, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ पर किंग हुआ करता था। लेकिन किंग के पास यहाँ पर ये पावरलेस एक तरीके से था। दिस वाज पावरलेस, ये एक तरीके का केवल और केवल रिप्रेजेंट करता था, रिप्रेजेंटेटिव था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के माध्यम से ही सिर्फ था। इसका जो चुनाव किया जाता था वो ईशान के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा इसको कोई खास पावर नहीं थी, इसको कोई अलग से डिफेंस नहीं, इसके अलग पास में अलग से कोई मिलिट्री नहीं थी, तो कुछ था नहीं, बेसिकली बस एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। यहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सभा हो गया, समिति हो गई, विदत हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से गढ़ हो गया। तो ये हमें अलग अलग सोसाइटीज़, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। इसमें से जो सभा और समिति थी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। ये पावरफुल इसलिए थी क्योंकि ये ही राजा को एक तरीके से कहिए चुनने की अधिकार रखती थी, अकाउंटेबल बनाती थी। दूसरी चीज़ मिलिट्री पावर हो गया या रिवेन्यू पावर हो गया। मिलिट्री पावर या जो रिवेन्यू पावर था वो भी अगेन इसी के पास में था, इसी सभा और समिति के ही पास में था। तीसरा जो आप बता सकते हैं कि जो हेड के बारे में, हेड ऑफ द स्टेट जो हुआ करते थे, जैसे किंग हो गया जो राजा हुआ करता था। दूसरा इसी तरीके से पूरब हुआ करता था जो किले की रक्षा करता था। इसी तरीके से हमारे पास में प्रीस्ट हुआ करते थे जो रिलीजियस एक तरीके से कह लीजिए हेड हुआ करते थे। स्पर्श एक हुआ करता था जो कि मतलब स्पाई का काम करता था। फिर इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ पर बोल सकते हैं वो है पॉलिटिकल डिवीजन्स। अब डिवीज़न में सबसे निचले लेवल पर क्या है? निचले लेवल पर सबसे पहले आ जाती है फैमिली, जिसे हम हिंदी में कुल भी बोलते हैं। इसका जो हेड है उसको कुलपति बोला जाता है। फिर उसके बाद से फैमिली के ऊपर में आ जाती है आपकी जो ग्राम आ गई। तो ग्राम का मतलब जो विलेज है, विलेज हो गया। विलेज का मतलब क्या हो गया? इसको ग्रामपति बोल सकते हैं, ग्रामपति हेड हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर विश आती थी और विश के बाद में फिर ये आ जाती थी जना। यहाँ पर इस जना का जो हेड था उसे हम लोग गोप्ता भी बोल सकते हैं या फिर यही आपका किंग हुआ करता था। ये तो हो गई ऋग्वैदिक सोसाइटी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए ही, मतलब कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन था। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्राइमरी एक्टिविटी थी वो थी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ पर मेन रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई खास बोलबाला वगैरह नहीं था। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड के बाद से फिर यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल जाता है। चेंज क्यों देखने को मिल जाता है? उसके पीछे कारण है डिस्कवरी ऑफ आयरन। डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज हो गई थी। जब लोहे की खोज हो गई,
अब उसके बाद से हर एक सोसाइटी आगे बढ़ने की होड़ में लग गया था। अब जैसे जो एग्रीकल्चर कर रहे होंगे उनके लिए अब जितने भी टूल्स वगैरह बनाने हैं, चाहे वो प्लॉ हो गया, PLOUGH प्लॉ हो गया, ये बनाना आसान हो गया। एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आसान हो गई, ट्रांसपोर्ट काफ़ी आसान हो गया। जो क्षत्रिय कुल के लोग थे यानी जो युद्ध वगैरह करते थे उनके लिए अब तलवार आ गई, स्वॉर्ड आ गया, और स्वॉर्ड के कारण से अब बहुत ज़्यादा वॉर हो गए। नए जगह के लिए, न्यू प्लेसेस के लिए अब यहाँ पर युद्ध लड़े जाने शुरू हो गए थे। लोग अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे और एक्सपेंशन करके वहाँ के जो भी वेल्थ है उसको लूट लेना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं अब धार्मिक लालसा की जगह पर अब हमें आर्थिक लालसा यानी इकोनॉमिक डिज़ायर्स एंड द पॉलिटिकल डिज़ायर, ये दोनों धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब जब एक्सपेंशन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल डिवीज़न का भी एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पर पॉलिटिकल डिवीज़न के एक्सपेंशन में जो चीज़ पहले फैमिली के बाद में विलेज यानी जो हमारा ग्राम होता था, फिर विश होती थी, और विश के बाद जो जना हुआ करता था वो अब आगे बढ़ करके जना से अब ये महाजनपद हो गया था। सॉरी, अब यहाँ से ये जनपद हो गया, जनपद, और फिर आगे जाकर के यही जनपद हमें महाजनपद के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। दिस इज महाजनपद के बारे में, महाजनपद। तो ये हमें पॉलिटिकल डिवीजन देखने को मिल जाता है कि वी हैव नाउ एक्सपैंडिंग द एरिया ऑफ एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। या अब यहाँ पर हमें एम्पायर बनता हुआ देखने को मिलना शुरू हो जाता है, एम्पायर बनना। अब ये एम्पायर कई सारे थे, जैसे कुरु, ठीक है, कुरु हो गया, पांचाल हो गया जो पहले शुरुआत में हुआ करते थे, लेकिन अब और बढ़ गए थे, जैसे काशी हो गया, फिर इसी तरीके से आपका विदेह हो गया, ठीक है, विदेह हो गया, फिर उसके बाद से आपका मत्स्य हो गया, मत्स्य, मगध हो गया, ठीक है, अश्मक हो गया। बहुत सारे हमें यहाँ पर महाजनपद वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एम्पायर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें अपनी अलग अलग डायनेस्टीज अपनी चल रही थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है, अब यहाँ पर हमें पॉलिटिकल वॉर देखने को मिल जाते हैं। दिस इज पॉलिटिकल वॉर। अभी तक वॉर का कुछ खास था नहीं, इसलिए परमानेंट आर्मी बननी शुरू हो जाती है। दिस इज परमानेंट आर्मी बननी शुरू हो जाती है। अब वेल्थ को लोग एक दूसरे में बांटना शुरू कर देते हैं। अब इस कारण से जो राजा था वो अब काफ़ी प्रभावशाली हो गया था, मतलब ये अब ये पावरफुल हो गया था, पावरफुल। अब ये टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया था, टैक्स कलेक्शन करना, ठीक है, टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर ये परमानेंट आर्मी बना करके रखा हुआ था। इसके अलावा अब राजा सॉवरेनिटी, एक तरीके से कहिए सॉवरेनिटी इंजॉय कर रहा था। तो कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। प्लस साथ में जितने भी कंट्रोल करने वाली चीज़ें थी राजा की, जैसे सभा, समिति, विधतगढ़, सभा, समिति, विधत और गढ़, ये सब अब पावरलेस होते चले गए थे। इनफैक्ट सभा और समिति का तो नाम ही नहीं मिलता है, विधत और गढ़ तो न जाने कहाँ ही चले गए थे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा चेंज हो रहा है वो एक पावरलेस एंड अकाउंटेबल सोसाइटी से पावरफुल एंड पावर सेंटर्ड सोसाइटी की ओर में अब बढ़ चला था। तो ये हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर ऋग्वेदिक वैदिक पीरियड। सो दिस वाज द कंटेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ है। देखिए, जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप एक बार खुद से सेल्फ चेक करिए। आप उसमें ये चेक करिए कि आपने कंटेंट क्या क्या लिखा है। कंटेंट के लिए मेन आपके पास में मतलब एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग कंटेंट लिखा है और उस कंटेंट के पैरेलली हम लोगों ने देखा है कि चेंजेस क्या क्या देखने को हमें मिल रहे हैं। बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द रीजंस फॉर मगधन एम्पायर टू डेवलप एज स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन 600 BC। अब देखिए 600 नहीं यार, ये 600 नहीं होना चाहिए, 300 BC के आसपास में आप लिख लीजिए इसको। चलिए ठीक है, 600 BC भी कर सकते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का फिर टाइम पीरियड आ जाएगा 322 के आसपास में। अब देखिए मगधन एम्पायर कैसे स्ट्रांग होती चली गई। अब यहाँ पर आप जो इंट्रोडक्शन में शुरू करिए, आप ये बताइए कि मगधन एम्पायर बना कैसे। तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली बताना पड़ेगा महाजनपद पीरियड के बारे में, महाजनपद पीरियड के बारे में। अब इस महाजनपद पीरियड में सीधी सी बात है, एक बड़ा एम्पायर बनता हुआ देखने को मिल जाता है, पूरे इंडिया में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर टोटल मिलाकर के कुछ 16 महाजनपद बन गए थे। इस 16 महाजनपद में पूरे ऑल इंडिया, यहाँ पर ये पूरे ऑल इंडिया ये फैले हुए थे। एक मैप बनाकर यहाँ पर आप चाहे तो दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास में मतलब हमारे पास में जितने महाजनपद है वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए थे। तो एक मैप बना करके दिखा दीजिए। 16 का यहाँ पर आपने नाम लिख देना है, ठीक है, 16 का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। अब आइए आप मगध के ऊपर में, आप ये बताइए मगध के साथ खास बात क्या है। मेरे ख्याल से सब लोग बता सकते हैं। किसी भी एरिया के वेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब प्राइमरी एक्टिविटी जो चल रही है वो है एग्रीकल्चर,
और साथ ही साथ में है माइनिंग, साथ ही साथ में है माइनिंग। अब जब बताइए एग्रीकल्चर का जो एरिया एग्रीकल्चर है वो तो गंगा यमुना का दोआब होना चाहिए, गंगा यमुना, और यहाँ पर वही दोआब एरिया देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोआब एरिया मिलने के कारण से यहाँ पर इरिगेशन बहुत अच्छी हो रही है, इरिगेशन के साथ साथ अब एरिया जो होती है काफ़ी फर्टाइल है, तो अब क्यों नहीं एग्रीकल्चर होगी, तो ये एग्रीकल्चर हमारी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। माइनिंग का एरिया अगर देखेंगे तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में पड़ता है, जो कि अपने आप में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्स बोला जाता है। दिस इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्स यहाँ पर बोला जाता है, ये भी चीज़ यहाँ पर आ गई। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इकोनॉमिक सेंस में तो जो मगध है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से हमें क्या देखने को मिल जाती है, फिर हमें यहाँ पर पॉलिटिकल सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। आज की डेट में जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वह स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमें देखने को मिल जाती है। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन में जैसे ऊपर से पहाड़ है, फिर नदी है, और फिर उसके बाद से एक साइड से पूरा का पूरा जंगल है, तो ये एरिया अपने आप में स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांग है, कहीं से भी ये एंटर नहीं कर सकता, और जहां से एंटर कर सकता है वहां से आर्मी लगा देंगे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर मगधन एम्पायर, और मगध एम्पायर इसीलिए धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली गई। एक और चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ की जो डायनेस्टीज थी कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज्ड पावर रखती थी, सेंट्रलाइज्ड पावर। आगे आप लोग देखेंगे कि हम लोग बात करेंगे नंद वंश के बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में, उससे पहले हर्यक डायनेस्टी आती है। तो इन लोगों ने सेंट्रलाइज्ड पावर रखी थी, और सेंट्रलाइज्ड पावर के अगर एरिया छोटा है तो सेंट्रलाइज्ड पावर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी, और यही चीज़ हमें मगधन एम्पायर में भी देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद से एक और पॉइंट यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो यहाँ पर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और उस वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से पीपल वर ऑल्सो रिच, लोग भी जो है रिच हुआ करते थे। इस कारण से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है, आई थिंक 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, जिसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं दीज वर द रीजंस फॉर द मगधन एम्पायर टू डेवलप एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन 600 BC। क्लियर, बात समझ में आई? तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब जरा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रिटिकली एग्जामिन द नीड फॉर ए रीजनल स्पेसिफिक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट फॉर द इंडियन हिमालयन Indian Himalayan region, as the current environment impact assessment process does not adequately address the unique ecological and geographical features of the Himalayas। अब जरा फिर से एक बार जरा सवाल को इसको पढ़िए। क्रिटिकली एग्जामिन क्या करना है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो किया जा रहा है, थोड़ी छींक आ रही है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो किया जा रहा है रीजन स्पेसिफिक वाइज, ये पूरी तरीके से जो आज की डेट में इकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर है उसको एड्रेस नहीं कर। देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं यहां पर 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। एक होता है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या चीज होती है? किसी भी एरिया को अगर आप डेवलप कर रहे होंगे तो डेवलपमेंट करने में कहीं ना कहीं देखिए डैमेज तो होता ही होता है, ये डैमेज होता ही होता है, और ये बात सभी लोग जानते हैं कि चलो ठीक है डैमेज हो रहा है, लेकिन अब जो डैमेज है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है, हमें इसे मिनिमाइज करना है। जैसे मान लेते हैं किसी एरिया में फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, आपको फॉरेस्ट कट करनी है, तो उसको पेड़ों को मत गिराइए ना, आप पेड़ों को जड़ सहित उठाइए और कहीं दूसरी जगह ले जाकर के उसको रीप्लांट कर दीजिए, रीप्लांट कर दीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है, और इसके जरिए हम इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को करके जो हमारा डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इस इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में क्या क्या चीजें होती है? बहुत सारी चीजें होती है। जैसे एक रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन किस किस लोगों को आप रिहैब करा रहे हैं, जो वहां की पॉपुलेशन वो किस तरीके से रिहैब कर रही है। अब रिहैब जो होगी वो वहां की पॉपुलेशन होगी, प्लस साथ ही साथ में जो वहां के जंगली जानवर, मतलब फ्लोरा एंड फौना भी है, फ्लोरा एंड फौना हो गया। दूसरा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया को लेकर के, फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर भी आप बोल सकते हैं इसको, इसको भी कवर किया जाएगा। तीसरा वाटर बॉडी को लेकर के कवर किया जाता है कि वाटर बॉडी किस तरीके से यहां पर वापस से री इम्प्लांट की जा सकती है। चौथा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट कितनी आ रही है टू द एरिया, टू द एरिया, मतलब इस डैमेज करने के बाद में क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉल्यूशन लेवल कितना इंक्रीज करेगा, पॉल्यूशन लेवल कितना इंक्रीज करेगा, ये हमें इंक्रीज देखने को मिल जाती है।
तो कई सारे पॉइंट होते हैं जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बेसिस पर हमें देना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि कंसीडर नहीं किए गए हैं, जैसे इकोलॉजिकल डैमेज। इकोलॉजिकल डैमेज, अब ये क्या इकोलॉजिकल डैमेज है? हम लोगों ने मेजर तौर पर जितने भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं उसको तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो यहां पर माइक्रो एलिमेंट्स है उसको हम लोगों ने नहीं कंसीडर किया है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यहां पर डिस्टर्ब हुए होंगे, वाटर टेबल जो यहां पर डिस्टर्ब हुई होगी, फिर इसके बाद से सॉइल डिग्रेडेशन जो यहां पर हुआ होगा, साथ में फर्टाइल लैंड रहे होंगे, फर्टाइल लैंड को हटाया गया है, इनफर्टाइल हो जाएगी वो फिर। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा जो आपका पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड मतलब जो हमारा एनर्जी पिरामिड हो गया, बायोमास पिरामिड हो गया, ये सारे पिरामिड हो गए, फूड चेन हो गई, जो फूड चेन डिस्टर्ब होगी, ये सब कहीं ना कहीं इस चीज को कंसीडर नहीं किया गया। मेजरली जो बड़े बड़े चीजें मैक्रो लेवल की चीजें केवल उसी को ही किया गया है। तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट कंप्लीटली एड्रेसिंग द यूनिक इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ हिमालय, और इसी वजह से इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को कोशिश की जा रही है इट शुड बी रिप्लेस्ड विद SIA, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट। और ये जो इंपैक्ट असेसमेंट है उसमें इस इकोलॉजिकल डैमेज को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको लिख करके भेजिएगा क्या चीजें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक और है जो कि एथिक्स से रिलेटेड है। सवाल क्या है यहां पर? सवाल है टू डील विद दिस चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इन द रिसेंट पास्ट, द वर्ल्ड रिक्वायर्ड कंपैशन, कोऑपरेशन एंड कंप्लीट सॉलिडारिटी, डिस्कस। अब जैसे देखिए आज की डेट में, अब हालांकि देखिए ये आपने खुद के शब्दों में लिखना है, 150 वर्ड आपको यहां पर लिखने हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जरा समझिएगा क्या है सवाल, क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि आज की डेट में जितने भी कंडीशंस, जितने भी हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस है इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर के, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, मानवता ह्यूमैनिटी को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, ओजोन डिप्लीशन को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, फिर सी लेवल राइज को लेकर के, ठीक है, पोवर्टी को लेकर के, फिर इसके बाद से आपका मोर्टैलिटी को लेकर के, फिर उसके बाद से जो बच्चों में प्रॉब्लम डिसीजेस हो रही है उसको तो कई सारे प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे वर्ल्ड में। अब अगर इसको आपको मतलब देखना है, अगर इसको आपको सही करना है तो कंपैशन, कोऑपरेशन और कंप्लीट सॉलिडारिटी की जरूरत है। अब देखिए यहां पर जो हमें काम करना होगा वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर के करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि हमारी जो पृथ्वी है दैट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड वी शुड शेयर द रिसोर्स। तो कहीं ना कहीं जितने भी इश्यूज हैं हमें उसको एक साथ मिलकर के मतलब सभी लोगों को आपस में बांट करके ही चीजों को करना चाहिए, कभी भी वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। इवन गांधी जी ने भी खुद कहा था कि वेल्थ विदाउट मतलब वर्क कहीं ना कहीं वो चीज सस्टेनेबल नहीं होगी, तो हमें वेल्थ विद वर्क करना पड़ेगा। तो ये गांधी जी के सिर में भी आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखनी होगी कि हमारा जो वर्ल्ड है इट शुड बी हैविंग कंपैशन, कोऑपरेशन इन कंप्लीट सॉलिडारिटी, एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होंगे। ये हमारा वैल्यू सिस्टम भी कहता है, कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम ये चीज कहता है कि हमें नॉलेज गेन तो करनी है, लेकिन वो नॉलेज गेन करने के साथ साथ हमें एक दूसरे के साथ में एक ह्यूमैनिटी भी रखनी होगी, हमें एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट भी करना होगा। नॉर्मली हम लोग जब कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन रिसोर्सेज के ऊपर में करते हैं क्योंकि वो अपने आप में लिमिटेड है, तो चलो ठीक है कंपटीशन वहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस तो सबके लिए कॉमन है, तो हमें उसमें साथ देने की जरूरत होती है। और ये जो कोऑपरेशन है कहीं ना कहीं वो कोऑपरेशन अल्टीमेटली हमें इस जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको दूर करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। बाकी इसके अलावा आप लोग खुद से लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। मॉडल आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है इस वजह से थोड़ा सा डिले है, लेकिन आज आप लोगों को मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये थी हम लोगों की डिस्कशन, 3 दिन, आज तीसरी दिन थी। और इसके बाद जितने भी सेशंस होंगे, लाइव सेशंस, सभी पब्लिक लाइव सेशंस फ्री रहेंगे, सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या तो ये लाइव हो रही होगी क्लास या फिर प्रीमियर हो रही होगी, और प्रीमियर होने के बाद में फिर उसके बाद से ये प्राइवेट हो जाएगी। तो टू एक्सेस द प्राइवेट वीडियोज़ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और मेंबरशिप के थ्रू 2-3 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस करने के बाद में इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। इवैल्यूएशन करके आपको 1-to-1 फीडबैक के बेसिस पर बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अभी क्या क्या करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, आपको मॉडल आंसर भी एक मिल जाते हैं।
मॉडल आंसर टेलीग्राम में डेमो के तौर पे दिया गया है कि किस तरीके से प्रोग्राम ये चल रहा है। अब देखिए, डेली आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्या होता है कि आपको जब भी प्रैक्टिस करनी होती है तो डेली बेसिस पर छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के करने होते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के ही आप एक अच्छी खासी हाइट पर आप पहुंच सकते हैं। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे जब एक एक स्टेप लगा दिया जाता है तो धीरे धीरे चढ़ करके आप ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद से वहां पर आपको जो भी आपको काम करना है, मतलब जो अचीवमेंट करनी है वो कर लेते हैं। तो डेली आंसर के बेसिस पर ही अगर आप 5 क्वेश्चन डेली लिखते हैं, हफ्ते में 5 दिन हम लोग करेंगे तो 25 क्वेश्चन होंगे, और हफ्ते में 4 दिन होते हैं तो ये कुल मिलाकर के महीने में आपके 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन अगर आप महीने में लिख रहे हैं, यानी 1200 क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं ईयरली बेसिस पर, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पार्ट रह जाएगा जो आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। सारी चीज़ें आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। बस यहाँ पर करना क्या है, थोड़ी सी आपको डिसिप्लिन रखनी है, थोड़ा सा आपको डेडिकेशन रखना है और बहुत सारी यहाँ पर मेहनत करनी है। तो ये 3 चीज़ है जिसको आपको लेकर के चलना है, और साथ साथ में बीच बीच में पेशेंस भी खोएगा तो पेशेंस भी बना करके रखना है। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन, और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको मॉर्निंग में जो टेस्ट दिया जाए, मॉर्निंग में जो पेपर दिया जाएगा लिख करके भेजिएगा, बाकी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे शाम में जैसे हम लोग करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।